23 जून 1985 सुबह के करीब 7:14 अटलांटिक महासागर के ऊपर आयरलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के पास आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे एक ऐसा खौफ छुपा था जो दुनिया की एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग तनिष्क, एक बोइंग 747 मॉन्ट्रियल से लंदन और फिर दिल्ली जाने वाली एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। प्लेन के अंदर 329 लोग मौजूद थे। कुछ अपने घर लौट रहे थे, कुछ अपने परिवारों से मिलने जा रहे थे, कुछ नए सपनों के साथ भविष्य की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनका नाम इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में लिखा जाने वाला है। केबिन के अंदर बच्चों की हल्की हंसी थी, कटलरी की आवाजें थीं, इंजन की लगातार गूंज थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी विमान के कार्गो होल्ड में एक सूटकेस रखा था और उस सूटकेस के अंदर धीरे धीरे मौत टिक टिक कर रही थी। 1980 का दशक, भारत पहले ही आग में जल रहा था। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरा देश तनाव, गुस्से और खून से भर चुका था। स्वर्ण मंदिर के अंदर हुए सैन्य अभियान ने दुनिया भर में बैठे कट्टरपंथी समूहों को भड़का दिया था। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह कुछ लोग खुलेआम बदले की बातें कर रहे थे और उन्हीं नामों में सबसे खौफनाक नाम था तलविंदर सिंह परमार। कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसियों की फाइलों में उसका नाम पहले से दर्ज था। चेतावनियां मिलती रहीं, रिपोर्ट्स आती रहीं, खतरे के संकेत दिखाई देते रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, राजनीति और लापरवाही के बीच वह खतरा धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय दुःस्वप्न बनता चला गया। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट, उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। एक आदमी आया, उसने अपना सामान चेक इन किया, लेकिन वह कभी फ्लाइट में सवार ही नहीं हुआ। उस दौर की एविएशन सिक्योरिटी में यह सबसे बड़ा लूप होल था। सूटकेस बिना किसी शक के कार्गो सेक्शन में पहुंच गया और उसके साथ मौत भी विमान के अंदर चली गई। कुछ घंटों बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट मौसम की जानकारी मॉनिटर कर रहे थे। केबिन क्रू यात्रियों को नाश्ता सर्व कर रही थी। बच्चे खिड़की से बादलों को देख रहे थे, लेकिन उसी समय एक इनविजिबल काउंटडाउन शुरू हो चुका था। एक ऐसा काउंटडाउन जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर सिर्फ 1 सेकंड, एक भयानक विस्फोट, इतना जोरदार कि बोइंग 747 का निचला हिस्सा अंदर से फट गया। विमान का मिड सेक्शन हवा में ही टूट गया। कॉकपिट के पास इमरजेंसी सिग्नल भेजने तक का समय नहीं बचा और फिर हजारों टुकड़ों में टूटता हुआ एक विशाल विमान काले अटलांटिक महासागर की तरफ गिरने लगा। लाशें, मेटल के टुकड़े, सूटकेस, सीटें, सब कुछ समुद्र के अंदर समा रहा था। आयरलैंड के मछुआरों ने आसमान में एक अजीब फ्लैश देखा था। कुछ ही मिनटों बाद समुद्र की सतह पर तैरती हुई लाशें दिखाई देने लगीं। शुरुआत में रेस्क्यू टीमों को लगा शायद कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे रिकवर हुआ, सच्चाई और भी डरावनी होती चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी दिन जापान के नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक और बम विस्फोट हुआ था। वह सामान भी एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रांसफर होना था। उस धमाके में बैगेज हैंडलर्स मौके पर ही मारे गए। अब इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ चुका था, यह कोई हादसा नहीं था, यह एक केयरफुली प्लान्ड इंटरनेशनल टेरर ऑपरेशन था। और सबसे डरावनी बात, वार्निंग्स पहले से मौजूद थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, सस्पेक्ट्स सर्वेलेंस पर थे, फिर भी हमले को रोका नहीं जा सका। टीवी स्क्रीन के सामने सैकड़ों परिवार टूट रहे थे। कनाडा में बसे भारतीय मूल के परिवार एक ही दिन में बर्बाद हो चुके थे। बच्चे, माता पिता, नवविवाहित जोड़े, पूरी जिंदगियां अटलांटिक महासागर के अंदर दफन हो चुकी थीं। इन्वेस्टिगेशन वर्षों तक चलती रही। हजारों वायर टैप्स रिकॉर्ड हुए, सीक्रेट मीटिंग्स ट्रेस की गईं, एक्सप्लोसिव्स की ओरिजिन ट्रैक की गई, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर सच साबित करना लगभग नामुमकिन बन चुका था। कुछ गवाह गायब हो गए, कुछ डर गए और कुछ ने अपने बयान बदल दिए। यह कनाडा की इतिहास की सबसे महंगी टेरर इन्वेस्टिगेशन बनी, लेकिन 329 लोगों के परिवारों को
कभी वह क्लोजर नहीं मिला जिसका उन्हें इंतजार था। समय बीतता गया, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। अगर वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज थोड़ा और सतर्क होती, अगर सिस्टम फेल ना होता, तो क्या 329 लोग आज जिंदा होते? आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में कनिष्क के टूटे हुए टुकड़े कहीं दफन पड़े हैं, और उन टुकड़ों के साथ दफन है मानव इतिहास की एक भयानक सच्चाई कि